Hello, dear friends. I welcome you all in the third lecture in the unit of 7, 8, and 9. We are going to study Ars Poetica or the art of poetry. It is a poem written by Horace in 19 before Christ, in which he advises poets on the art of writing poetry and drama. The Ars Poetica has exercised a great influence in later ages on European literature, notably on French drama. तो सबसे पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे? वी शुड बी अवेयर ऑफ आर्स पोइटिका एंड इट्स मीनिंग. क्लियर? नंबर वन. नंबर टू, Horace, they can ask you the age of Horace, 19 before Christ. Third thing, that his influence is more on the French drama, and later on it influenced the English drama or English poetry, and has inspired poets and authors since it was written. Although it has been well known since the Middle Ages, it has been used in literary criticism since the Renaissance. एक और बात पता चली, इसीलिए मैं आपको एक पहले लेक्चर की सीरीज में बता रहा था कि ये आर्ट्स पोइटिका जो है उससे पहले हमारे पास पोइटिक्स है और उससे पहले हमारे पास कोई वर्क ऑफ क्रिटिसिज्म नहीं है. अब बात आती है कि इसमें आपको एक क्वेश्चन और बनता है. द पोएम वाज रिटन इन हेक्सामीटर वर्स. तो ये पॉइंट लिख लीजिए आप. ठीक है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ये लेटर के फॉर्म में है. लेटर का एक वर्ड एपिसल भी होता है. जैसे आपने एपिस्टोलरी नॉवल का नाम सुना होगा या एपिसल टू डॉक्टर आर्बथनॉट सुना होगा. ठीक है. किसको लिखी है ये? लशियस कैल्फोर्नियस पिसो, रोमन सेनेटर थे ये. ओके. एंड हिज टू सन्स, उनको ये लेटर के तौर पर लिखा गया था, and is sometimes referred to as the Epistula ad Pisonis, epistle to the Pisos. ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में ऑलरेडी. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, द फर्स्ट मेंशन ऑफ इट्स नेम एज द आर्ट्स पोइटिका, आर्ट ऑफ पोइट्री, was in 95 century by the not 95 century, before Christ 95. ठीक है. द क्लासिकल, ये बिफोर क्राइस्ट नहीं है, आफ्टर क्राइस्ट होना चाहिए. बाय द क्लासिकल लिटरेरी क्रिटिक क्विंटिलियन. क्विंटिलियन का नाम लिख लीजिए. तो ये यहाँ पे तीन क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए. अब आते हैं कि इसमें है क्या, ये वर्क क्या है. फॉलोइंग इज अ ब्रीफ आउटलाइन ऑफ द मेन सब्जेक्ट्स ऑफ द वर्क. पहला, अब एक पोएम के अंदर क्या होना चाहिए, तो राइटर कहता है आर्ट्स पोइटिका एक लिटरेरी वर्क है, और वो बता रहा है कविता के माध्यम से. एक कविता लिखी है क्रिटिसिज्म की, जिसमें वो ये कह रहा है कि भाई कविता में क्या क्या चाहिए. नंबर वन, पोएम डिमांड्स यूनिटी. कविता एक कंप्लीट होल होनी चाहिए. टू बी सिक्योर्ड बाय हार्मनी एंड प्रोपोर्शन. उसके अंदर एक लाइन लंबी, एक लाइन छोटी, कभी किसी और चीज की बात, कभी इस चीज की बात, ऐसे नहीं होना चाहिए. एक कोहेरेंस होना चाहिए उसमें. कोहेजन एंड कोहेरेंस. कोहेजन किसको बोलते हैं? जुड़ी हुई वो आपस में. ठीक है. एज वेल एज वाइज चॉइस ऑफ सब्जेक्ट एंड गुड डिक्शन. और वाइड चॉइस ऑफ सब्जेक्ट का क्या मतलब हुआ? आप घटिया सब्जेक्ट पे कविता लिखोगे तो उसको हम अच्छा नहीं मानते, और उसकी शब्दावली, उसका जो डिक्शन है वो भी अच्छा होना चाहिए. फिर मीटर एंड स्टाइल उसका जो है अप्रोप्रिएट होना चाहिए थीम के अकॉर्डिंग. मतलब आप कॉमेडी की बात कर रहे हो और आप उसमें लंबे लंबे सेंटेंस रख रहे हो तो आपको हंसी नहीं आएगी. इसका मतलब है कि उसका रिदम और उसका जो म्यूजिक है वो उसके चरित्र के हिसाब से होना चाहिए. ठीक है. अ गुड मॉडल विल ऑलवेज बी फाउंड इन होमर. तो राइटर ने हमेशा, बड़े जो जितने भी बड़े राइटर्स हैं, रोमन और ग्रीक, उन्होंने होमर को अपना मास्टर माना है. ड्रामेटिक पोइट्री कॉल्स फॉर स्पेशल केयर. एज, अब वो राइटर कह रहा है कि अगर आप पोइट्री, ड्रामा आपका पोइट्री के थ्रू होता है. ओके. मतलब ड्रामा में केवल डायलॉग नहीं है, वो पोइटिक डायलॉग है, तो उसकी आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा. एज टू कैरेक्टर ड्राइंग, क्योंकि आप कविता के माध्यम से किसी कैरेक्टर को ड्रॉ कर रहे हो. प्रोप्राइटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन का मतलब है आपके पास पूरा अधिकार होना चाहिए. जैसे मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और मान लीजिए मुझे टॉपिक क्लियर नहीं हूँ, तो मैं बीच में जरूर अटक जाऊंगा. तो अगर लेकिन मेरा अधिकार है, मैं कमांड रखता हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं ढंग से समझा पाऊंगा. ठीक है. तो प्ले का लेंथ क्या है, प्ले के नंबर ऑफ एक्टर्स कितने हैं, प्ले के अंदर कोरस का क्या पार्टिसिपेशन है. ठीक है. इसका म्यूजिक क्या है, और ये सारी चीजें आपको ध्यान रख करके तब जा करके अगर आपको पोइट्री अच्छी आती है तो आप ये सब चीजें अच्छी कर पाएंगे. तीसरा है, पोइट्स क्वालिफिकेशंस इंक्लूड कॉमन सेंस. सबसे इंपॉर्टेंट उन्होंने माना है कॉमन सेंस को, कि अगर एक बहुत इंटेलिजेंट आदमी कवि बना है और वो
कवि इसीलिए बनाया क्योंकि वो इंटेलिजेंट था, और इंटेलिजेंट किसको कहा है, जिसमें कॉमन सेंस हो, नॉलेज ऑफ कैरेक्टर हो, अडेयरेंस टू हाई आइडियल्स हो। वो, क्योंकि हम क्लासिकल एंटिक्विटी की बात कर रहे हैं, इन दोज एजेस हीरोज यूजुअली हैड वर्चुअस कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ द डल्स विद द यूटाइल, मतलब इंटेलेक्चुअल सुपीरियरिटी उसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। अप्रिसिएशन ऑफ द नोबल हिस्ट्री, आप कोई भी चीज नोबल है, आप पुराना कोई भी इतिहास उठाइए, माइथोलॉजी उठाइए, एपिक वर्क उठाइए, उसमें वर्चुअस की जीत और विशियस की हार दिखाते हैं। तो इसका मतलब है उसके अंदर जो भी आप हीरो दिखा रहे हो, इंटेलेक्चुअल सुपीरियरिटी होनी चाहिए, हिस्ट्री का उसको नॉलेज होना चाहिए, कविता का जो मिशन है वो काफी ज्यादा लॉफ्टी होना चाहिए। लॉफ्टी मिशन का मतलब होता है कि आपका जो टारगेट है कविता से जो पूरा होगा वो ऊंचा होना चाहिए। फिर राइटर बात करता है उस सब के अलावा, अबव ऑल अ विलिंगनेस टू लिसन टू एंड प्रॉफिट बाय इम्पार्शियल क्रिटिसिज्म। सबसे इंपॉर्टेंट राइटर ने कहा है कि कवि के अंदर, अगर मान लीजिए कोई आदमी जलन के मारे उसका क्रिटिसिज्म कर रहा है कि भाई उसकी कुछ पर्सनल चीज पूरी नहीं हुई, राजा है मान लो, उसको कविता सुन के ऐसा लगा कि मेरी तारीफ नहीं की, और फिर वो कह दे कि तुमने तो घटिया कविता लिखी है, तो वो इस तरह के क्रिटिसिज्म को तो हम अच्छा क्रिटिसिज्म नहीं मानेंगे। लेकिन कोई आदमी में इतना नॉलेज हो और वो इम्पार्शियल क्रिटिसिज्म करे, तो उसको सुने एक राइटर, और अपने आप को इम्प्रूव करे, ठीक है। उसके बाद में आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कुछ 4 फ्रेजेस ऐसे आए हैं जो बहुत कॉमनली यूज होते हैं। जैसे वो फ्रेजेस हैं, आर्ट्स पोएटिका में, हैव पास्ड इनटू कॉमन लिटरेरी पार्लेंस। पार्लेंस का मतलब होता है लैंग्वेज। 4 कोटेशंस कौन सी है वो? नंबर 1, इन मीडिया रेस। सभी स्टूडेंट्स को पता है कि इंडियन एपिक्स और वेस्टर्न एपिक्स दो डिफरेंट टाइप्स के एपिक्स होते हैं। इंडियन एपिक्स की खास बात क्या होती है? सपोज वी टॉक अबाउट रामायण, महाभारत, देन द स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम द बिगिनिंग। लेकिन इन मीडिया रेस का मतलब होता है कि वो बीच से शुरू होती है। जैसे आप इलियड अगर आपने कभी पढ़ा हो, तो ऑलरेडी पेरिस जो है वो हेलेन को उठा के ला चुका है, उसके बाद बीच से कहानी स्टार्ट हो रही है। या पैराडाइज लॉस्ट हम देखें, तो पैराडाइज ऑलरेडी सेटन से तो छीन ही चुका है हेवन, वो मतलब उसको हेल में ऑलरेडी फेंका जा चुका है, और कैसे सेटन को होश आता है उसके बाद कविता शुरू होती है, फिर वो फ्लैशबैक में जाते हैं। ओके, तो इन मीडिया रेस एक ये टर्म है, आपको याद रखना है, मिडल ऑफ द थिंग्स, ठीक है। ये ऑडियंस की क्यूरियोसिटी को बढ़ाता है, ऐसा इसका मानना है, और ये वर्ड इसने यूज किया है। और आज हम कोई भी लिटरेचर की क्रिटिसिज्म की बुक उठाते हैं या लिटरेरी थ्योरी की बुक उठाते हैं, तो उसमें ये टर्म एक्सप्लेन की हुई होती है, ठीक है। फिर आता है एब ओवो। एब ओवो का मतलब क्या होता है? फ्रॉम द बिगिनिंग। एज होमर डिड नॉट इनिशिएट हिज एपिक्स अबाउट द ट्रोजन वॉर फ्रॉम द कंसेप्शन, दस द एग ओवो। ओवल वर्ड सुना होगा आपने, ओवो का मतलब होता है अंडा, ओके, लैटिन में बोलते हैं। ऑफ हेलन पोएट्स एंड अदर स्टोरी टेलर्स शुड डू समथिंग लाइक दैट। इन अदर वर्ड्स, स्टार्टिंग अ स्टोरी फ्रॉम इट्स कमेंसमेंट विल बोर एंड फटीग। तो इन मीडिया रेस और एब ओवो, फ्रॉम द बिगिनिंग, ये दो वर्ड का मतलब कि इन मीडिया रेस शुरू करो, एब ओवो शुरू मत करो। तो एब ओवो भी कॉमन वर्ड बन गया है, ठीक है। उसके बाद में तीसरा जो शब्द है वो कम फेमस है थोड़ा, Quindonc bonus dormitat homerus. Sometimes even good Homer nods off. इस लाइन का मतलब है, अब इस बार ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। Today, this expression is used to indicate that even the most skilled poet can make continuity error. मतलब होमर भी सो सकता है। मतलब कि जैसे आप कोई फिल्म देखो, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। बागबान पिक्चर जब हम देखते हैं तो उसमें एक सीन आता है, बहुत थोड़ा ध्यान से देखने पर हम वी कैन फाइंड दीज काइंड ऑफ डिस्क्रिपेंसीज इन, एंड देयर इज ऑलवेज अ कंटिन्यूटी डायरेक्टर हु इज अपॉइंटेड दीज डेज इन द फिल्म्स। क्या होता है कि शूटिंग खत्म हो गई, और जो सूट अमिताभ ने पहन रखा है और जो फ्लावर कमरे में लेके घुस रहा है, हो सकता है वहाँ शूटिंग उस दिन कैंसिल हो गई होगी, या उस दिन वहाँ पे कट लग गया, अगले दिन सेम फ्लावर मंगाए गए होंगे। लेकिन मान लो किसी वजह से 10 दिन बाद शूटिंग हुई हो या अगले दिन हुई हो, वो फ्लावर्स नहीं मिले, सूट मिल गया, कपड़े वाला कपड़े लेके आ गया, लेकिन जब अमिताभ एंटर करते हैं, जब वो जा रहे हैं तब तो येलो फ्लावर है, और जब वो एंटर करते हैं तो जो फूल है वो लाल रंग का हो गया। अब डायरेक्टर को ऐसा लगा होगा कि कौन इतना ध्यान देगा। सोचो सोचो, इसका मतलब है कि एरर हो सकते हैं,
ठीक है। लॉन्ग वर्क्स जितने भी होते हैं यूजुअली लंबी लंबी जो फिल्में बनाते हैं या राइटिंग लिखते हैं, epics such as Iliad or Odyssey है, may have their faults without that detracting significantly from their general quality। लेकिन उनकी जो जनरल क्वालिटी है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाते पढ़ाते हो सकता है कोई एरर हो जाए मुझसे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैंने कब कहा कि कोई भी एरर मेरे से नहीं होगा, ठीक है। सो इन कॉन्टेक्स्ट हाउएवर हॉरेस इवन सेंश्योर्स होमर फॉर सच लैप्सेस। लेकिन हॉरेस ने उनको भी क्रिटिसाइज किया है कि अगर हुआ है तो गलती नहीं होनी चाहिए। इट रीड्स एट आइडियम, ये बहुत कॉमन फ्रेज है। Indignor quandoc, bonus dormitat homerus. I even castigate the good Homer for the same fault of technical errors whenever he nods off। इसका मतलब है गलती हो जाती है लेकिन गलती ना हो तो ज्यादा बेटर है। तीसरा क्वेश्चन नेट में आया था अभी पिछली से पिछले नेट में, उत पिक्चुरा पोइजीज, 100% क्वेश्चन 2 बार पूछा गया बच्चों। इसका मतलब है एज इज पेंटिंग सो इज पोइट्री। ओके, पिक्चुरा मतलब पेंटिंग, पोइजीज मतलब कविता। By which Horace means that poetry in its widest sense meaning imaginative text। आप कल्पना में एक पिक्चर बनाते हो और उसको शब्दों के थ्रू लिखते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। और की कॉन्सेप्ट्स क्या हैं इस वर्क के? The work is also known for its discussion of the principle of decorum। अब मैं आपको और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रहा हूँ। मैंने जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की बुक लिखी है उसमें मैंने ये क्वेश्चन दिया है, और मैंने कुछ स्टूडेंट्स को जब मैं टेस्ट देता हूं तो उनको भी क्वेश्चन मैंने दिया था। अभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। डेकोरम का मतलब यहाँ पे है अप्रोप्रिएट वोकैबुलरी एंड डिक्शन का इस्तेमाल करना। डेकोरम का ये मतलब नहीं है यहाँ पे सजावट, इसका मतलब अप्रोप्रिएटनेस का इस्तेमाल करना। ओके, एंड फॉर हॉरेस क्रिटिसिज्म ऑफ पर्पल प्रोज। अगला क्वेश्चन आ गया स्टूडेंट, ये क्वेश्चन भी नेट में आया हुआ है। पर्पल प्रोज का मतलब यहाँ पे परप्यूरियस फैनस एक वर्ड उन्होंने यूज किया था। इस टर्म को coined by him to mean the use of flowery language। This principle is considered a core component of Horatian poetics as it principally aimed to achieve verisimilitude। अब ये नया वर्ड सीख लीजिए, अपनी कॉपी में लिख लीजिए। Verisimilitude का मतलब होता है to create an effect of truthfulness in artistic representation। आप कोई चीज लिख रहे हो तो you have to create verisimilitude in it। ये क्वेश्चन नेट में आ सकता है आपको, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिसिमिलिट्यूड, ठीक है। सत्यता का आभास क्रिएट करना, टू क्रिएट एन इल्यूजन लाइक व्हाटएवर यू आर शोइंग इज रियलिटी, ओके, थ्रू वर्ड्स, ठीक है। गाइडिंग एवरीथिंग फ्रॉम द चॉइस ऑफ जॉनरे टू द डिक्शन, ड्रामेटिक कैरेक्टराइजेशन, मीटर, पोएटिक इन्वेंशन। मतलब आप कुछ भी यूज कर रहे हो तो आप उसको इस तरह से यूज करो कि वो रियल लगे, ओके, और उसमें आप अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करो, हाई शब्दों का इस्तेमाल करो। Some cited that decorum enforces subordination such as of parts to whole, woman to man, desire to reason and individual to state। डेकोरम को कई लोगों ने कहा है कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, ओके। उसके बाद में हॉरेस वॉन्स अगेंस्ट ड्यूक्स, एक और नया टर्म आ गया, ये भी बहुत कॉमनली यूज किया जाता है, ड्यूस एक्स मेखाइना, इसका प्रोनाउंसिएशन है। इसका मतलब होता है, ड्यूस का मतलब होता है गॉड, मशीन की तरह गॉड का यूज करना पोइट्री के अंदर। द प्रैक्टिस ऑफ, जैसे समझाता हूँ कि अचानक से कोई इंस्ट्रूमेंट आ जाए और आपका जो प्लॉट है उसका कंफ्यूजन रिजॉल्व हो जाए, तो वो ऑटोमेटिकली आउट ऑफ नोवेयर जो चीज आई है उसको बोलते हैं ड्यूक्स एक्स मेखाइना। द प्रैक्टिस ऑफ रिजॉल्विंग अ कन्वॉल्यूटेड प्लॉट, उल्टा कर दो प्लॉट को, बाय हैविंग एन ओलंपियन गॉड अपीयर। इंसानों का प्लॉट चल रहा है, अचानक गॉड दिखा दो एंड सेट थिंग्स राइट, और वो गॉड आकर के चीजों को करेक्ट कर दे, ठीक है। उसको ड्यूक्स एक्स मेखाइना बोलते हैं। मतलब कुछ ऐसा इंसिडेंट्स जो अब तक आपकी जो प्लॉट में जो चीजें बिखरी हुई थी उसको समेट दे। हॉरेस राइट्स नेक ड्यूस intercit nisi dagnus vindis nodus, that a god not intervene unless a knot show up that be worthy of such an untangler। मत दिखाओ गॉड को, गॉड इंटरवीन ना करे आपकी कविता में जब तक कि कोई ऐसी चीज ना आ जाए कि भगवान ही सुधार सकता है। जैसे बच्चों की फिल्म है, पता नहीं क्या नाम है उसका, टार्जन या टॉर्जन, एक कार की फिल्म है। तो उसमें वो कार का कुछ स्पेयर पार्ट नहीं मिल रहा होता है, तो फिर अमरीश पुरी उसको कहता है कि वो ऑटोमेटिकली भगवान सही करेगा, और फिर पूजा करते हुए दिखा देते हैं, और रात को सपने में उसको आता है और अचानक कार की आवाज़ आती है, वो गैरेज में जाके देखता है तो उसमें दिखाया सुपर नेचुरल एलिमेंट है कार में, और वो उसकी हेल्प करती है कार बाद में, और वो ऑटोमेटिकली ठीक हो गया वो इंजन। अब
ये कुछ इस तरह से दिखाओ कि भाई और कोई तरीका ही नहीं, क्योंकि उसमें पहले ये डायलॉग आता है, इस तरह की कार बनना बंद हो गई है, स्पेयर पार्ट्स भी नहीं मिल रहे हैं कहीं पर, यानी कि ये कार ठीक नहीं हो सकती। तो अब तो केवल डिवाइन हेल्प ही उसको ठीक कर सकती है, और वो डिवाइन हेल्प से ठीक करते हुए दिखाते हैं उसको, ठीक है, उसको बोलते हैं ड्यूक्स एक्स मखाइना। Perhaps it can even be said that the quotability of Horace Ars Poetica is what has given it distinguished place in literary criticism. मतलब ये नॉर्टन एंथोलॉजी ऑफ थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म में लिखा है कि इतना कोटेशन है इस राइटर का, इतना कोट किया गया है कि शायद इस वजह से हॉरेस जो है वो ज्यादा फेमस हो गया है। एक बात मैं और बता दूं कि हॉरेस जो है वो ऑगस्टन राइटर हैं। ऑगस्टन का मतलब है जब किंग ऑगस्टस थे रोम में, तब ये पैदा हुए थे, मतलब तब उन्होंने लिखा था। It would be impossible to overestimate the importance of Horace R. Poetica for the subsequent history of literary criticism, since its composition in the 1st century BCE, this epigrammatic का मतलब होता है बहुत शॉर्ट में अपनी बात को लिखना, एंड समटाइम्स एनिग्मेटिक मतलब थोड़ा confusion क्रिएट करता है ये वर्क। क्रिटिकल पोएम हैज exerted an almost continual influence over poets and literary critics। और हम बड़े बड़े राइटर्स को देखते हैं कि वो जगह जगह, अब जैसे एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ आपको कि हॉरेस ने कहा है कि जो बाद में आपको अगले लेक्चर में बताया जाएगा कि फिलिप सिडनी ने भी यही कहा कि इंस्ट्रक्ट एंड डिलाइट। आपके वर्क में ना पोएट्री के अंदर इंस्ट्रक्शन भी होनी चाहिए, मजा भी आए। मतलब केवल इंस्ट्रक्शंस होंगी और मजा नहीं आएगा तो वर्क जो है आपका हिट नहीं होगा। Horatian's platitude is usually given as instruct and delight, जो मैं आपको ऑलरेडी बता सकता हूँ, बट समटाइम्स एज इंस्ट्रक्ट और डिलाइट, तो उसको कई लोग ऐसे भी ट्रांसलेट करते हैं कि या तो इंस्ट्रक्ट करो या डिलाइट करो। तो फर्स्ट रीडिंग इंप्लाइज दैट ऑल लिटरेचर मस्ट बी इंस्ट्रक्टिव। एक बार पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि लिटरेचर इंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। Related ambiguity is that instruct might be better translated as help, advise or warn. Horace repeats this maxim in different wordings, और उसके बाद उन्होंने कि भाई अच्छे अच्छे स्वीट वर्ड यूज करो और उनको एडवाइस करो और मजा भी दो रीडर्स को। द आर्ट्स पोएटिका वाज फर्स्ट ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बाय टॉमस ड्रैंट। ये आ गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर आपको मालूम होना चाहिए कि इसको बेन जॉनसन ने भी ट्राई किया, डॉक्टर जॉनसन ने भी ट्राई किया, एलेक्जेंडर पोप ने, मतलब बड़े बड़े राइटर्स ने इसको ट्राई किया ट्रांसलेशन। ओके, ट्रांसलेशन बाय बेन जॉनसन वाज पब्लिश्ड पोस्टुमसली इन 1640। तो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं दोनों ही बन रहे हैं। टॉमस ड्रैंट ने पहली बार ट्रांसलेट किया 1566 में, और 1650 में अराउंड 180 ईयर्स के बाद में बेन जॉनसन ने इसको लिखा और वो पोस्टुमसली पब्लिश हुआ। जैसे कि आपको मालूम ही है कि बेन जॉनसन जो थे वो बहुत बड़े ड्रामेटिस्ट थे, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर लिखी है उन्होंने। तो मैंने आपको आर्ट्स पोएटिका के बारे में लगभग सारी बातें बता दी जिनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जरूर दिख जाएगा, ठीक है। So that's it for this lecture. Thank you very much. Wait for the next lecture.